नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वो बहुत आवश्यक है हम सभी को इन डिटेल समझने के लिए कि किस तरह से सरकार और सरकार के लॉस मेकिंग के नाम पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेट किया जा रहा है और सरकार किस तरह से देश की फाइनेंशियल सोवरेनिटी और सोशल जस्टिस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में और उसको किस तरह से प्राइवेटाइजेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा है करंट रेजीम नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में और किस तरह से उससे होने वाले इश्यूज़ को हम सबको झेलना पड़ सकता है निकट भविष्य में। तो आइए जानते हैं इन डिटेल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IDBI Bank had played a historical role in India's industrial and financial foundation by providing a long-term financial help to various institutions. IDBI बैंक को आगे चल के एक बैंकिंग एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ सरकार ने संसद के पटल पर यह आश्वासन दिया था कि उसके पब्लिक कैरेक्टर को, पब्लिक नेचर को कभी भी डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास जो मेजॉरिटी स्टेक है 51% का, वो गवर्नमेंट विथहोल्ड करेगी। साथ ही साथ उसका जो मैंडेट है कि किस तरह से वो नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा हाई रखे और फार्मर, एमएसएमई, विमेन सबको एम्पावर करने का जो रोल अदा करती आई है आईडीबीआई बैंक, वो उसी पब्लिक नेचर के साथ एक्ट करे। पहले भी कई सारी पीएसयूज और पब्लिक एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज किया गया है। अभी हाल फिलहाल में इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल मिलता है वो एयर इंडिया का। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सेल ऑफ कर दिया गया। टाटा ग्रुप अब आधिकारिक रूप से एयर इंडिया के मैनेजमेंट को देखती है। लेकिन क्या हुआ, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में जाने के बाद क्या एयर इंडिया की सर्विसेज बेटर हो गई? कस्टमर का जो एक्सपीरियंस हाल फिलहाल में देखा गया है और ओवरऑल मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस की भी बात करें तो एयर इंडिया की सर्विसेज किस तरह लगातार गिर रही हैं, किस तरह टेक्निकल ग्लिचेस का हवाला देके कभी कभी वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस की हमें किस तरह से स्टोरीज सुनने को मिली हैं, वो एयर इंडिया से हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस एयर इंडिया को लेकर देखे हैं। केंद्र में चाहे किसी भी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कई बार पीएसयूज को और पब्लिक सेक्टर्स की इन कंपनियों को कई बार प्राइवेटाइज किया गया है। उदाहरण के लिए बीएसएनएल, हिंदुस्तान जिंक और कई सारी इंडस्ट्रीज। लेकिन क्या इन इंडस्ट्रीज़ को इन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में बेचने में, इन पीएसयूज़ को, क्या सरकार को बेटर कोई एक्सपीरियंस हुआ? इवेंचुअली जो एंड कंज्यूमर्स थे, क्या उनको बेटर सर्विस डिलीवर हुई? हाल फिलहाल में तो एक और हास्यास्पद बात देखने को मिली। अभी सरकार आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के प्रोसेस में है, लेकिन आरबीआई ने जो सर्कुलर निकाला लेटेस्ट, और आरबीआई की वेबसाइट पे भी आईडीबीआई बैंक को एज अ प्राइवेट एंटिटी, एज अ प्राइवेट बैंक की तरह दिखाया जा रहा है। आखिर किसके प्रेशर और इशारे में आरबीआई, जो कि एक न्यूट्रल एंटिटी है, वो ये काम कर रही है? IDBI Bank, whose mandate is to serve farmer, women, rural and marginalized community, उसको लगातार ये जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, इसके कई सारे रिस्क हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि किस तरह से जब FDI को पर्टिकुलरली इन बैंकिंग सेक्टर 74% तक पुश किया गया, किस तरह से फॉरेन एंटिटीज़ का, फॉरेन प्लेयर्स का दबाव रहा। HDFC, ICICI और एक्सिस इसके प्रिवेलेंट एग्जाम्पल्स हैं। किस तरह से उनकी प्रेजेंस की बात करें, जॉब लॉसेस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, इवन सोशल जस्टिस ओवरऑल जो फ्रेमवर्क की भी बात करें, बहुत बड़ा हिट पहुंचा है क्योंकि फॉरेन एंटिटीज़ के दबाव में यह प्लेयर्स, यह बैंक काम कर रहे हैं। और यह देखा भी गया है कि जब कोई कैलामिटी आई है या फाइनेंशियल फेलियर्स आए हैं, तब ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिन्होंने इन फाइनेंशियल फेलियर्स को कवर अप किया है।
सरकार के खुद के डाटा के अनुसार इस समय एज ऑन डेट आईडीबीआई बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 45.48% है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड एलआईसी का जो स्टेक है वो 49.24% है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत जो आता है वो नाउ इट इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग 30.48% ऑफ स्टेक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 30.24% स्टेक ऑफ LIC, मीन्स ओवरऑल 60.72% का जो स्टेक है अब वो बेचने की तैयारी में है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब 60.724%, लगभग 61% के आसपास का स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देने की तैयारी है, जबकि लगभग 39% का स्टेक सरकार के पास रह जाएगा। सरकार एक तरफ तो वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे स्वाभिमानी कैंपेन चलाती है, भारत की सॉवरेनिटी के नाम पे कई सारी दलीलें देती है, लेकिन लगातार इस तरह के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना किस तरह से वाजिब है, इसी चीज़ को लेकर आपके साथ एक और डेटा भी शेयर करते हैं। लगभग मार्च 2013 से लेकर मार्च 2022 तक टोटल एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल PSUs हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाई 2.7 लाख जॉब्स। 17.3 लाख जॉब जो कि 2013 में थी PSUs में, अब वो घटकर मात्र 14.6 लाख एम्प्लॉयज़ तक सिमट कर रह गई हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की जो तादाद है वो लगातार बढ़ी है फ्रॉम 19% मार्च 2013 में, जबकि कुल अनुमानित एम्प्लॉयमेंट का 19% जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट या कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होता था वो बढ़कर अब 2022 तक 42.5% टोटल वर्कफोर्स अब कॉन्ट्रैक्चुअल तक पहुंच गया है कि किस तरह से जॉब सिक्योरिटी को लगातार घटाया गया है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हम सुनते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 2014 के अपने कैंपेन में, 2019 में लगातार नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को फर्मली बताया है कि सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देगी, लेकिन आपका खुद का डेटा ये दिखा रहा है कि PSU में आपने मार्च 2013 से लेकर अब तक कितनी प्रतिशत एम्प्लॉयमेंट को घटा दिया है, कम कर दिया और सीधे कॉन्ट्रैक्चुअल पर लेकर आ गए हैं। एक और पहलू है जो सबसे ज़्यादा हिट करता है इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में, दैट इज़ रिजर्वेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। हम जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी किस तरह से डिसएडवांटेज ग्रुप, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, उनको प्रॉपर संसाधन नहीं मिल पाते, इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने रिजर्वेशन की जिक्र किया, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, चाहे SC, ST, OBC की बात करें या फिर हम दिव्यांगजनों की भी बात करें, कई सबसे पहला जो हिट जाता है प्राइवेटाइजेशन करने का वो इनकी तरफ जाता है। हम कई सारे इस तरह के सोशल जस्टिस की जब हम बात करते हैं, और भारत हमेशा इसका पक्षधर रहा है, कई सारी हमारी इस तरह की पॉलिसियाँ सरकारी, अर्ध सरकारी बार बार सोशल जस्टिस और रिजर्वेशन को लेकर केंद्रित रही हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के इस अटेम्प्ट में सबसे पहले जो मार पड़ती है, जो सबसे पहला खामियाजा भुगतने को पड़ता है वो इन कम्युनिटीज़ का पड़ता है। BSNL जो कि एक मेजर PSU रही है, उसके में अगर हम डेटा को देखते हैं कि उसके भी वर्कफोर्स को लगभग 1.8 लाख जॉब इन रीसेंट ईयर्स BSNL की स्लैश हुई है। इसी तरह MTNL और सेल में भी देयर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ ओवर 30,000 जॉब लॉसेस ईच इन सेल एंड MTNL। सो अगर हम अपने लोगों को सोशल जस्टिस नहीं दे सकते, एम्प्लॉयमेंट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते, फेयर प्रमोशन गाइडलाइंस नहीं हो सकती, तो सरकार का रोल क्या रह जाता है? सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जितने भी इस तरह के एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, क्या सरकार ने बैठकर इनके साथ किसी भी तरह का डिस्कशन करना उचित समझा? जब भी सरकार प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, इस तरह की जब भी कोई प्रोसेस आता है, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार को बैठकर बात करनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी
सेंट्रल में किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी ने, वो हमेशा इस चीज़ में फेल साबित हुई है। कभी भी उन्होंने डायरेक्ट स्टेक होल्डर से बात करके उनकी राय लेना उचित नहीं समझा। यही चीज़ अब आईडीबीआई बैंक के साथ हो रहा है। आईडीबीआई बैंक के कई सारे एम्प्लॉयज़, यूनियंस, एसोसिएशन इस समय अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई सारे इन एसोसिएशंस ने विपक्ष के पक्ष के सभी नेताओं को मेमोरेंडम हैंडओवर किया है, अपनी रिक्वेस्ट बताई है और बताया है कि किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है ओवरऑल आईडीबीआई के वर्क में, फंक्शनिंग में। और ये सभी नेताओं के पास इन्होंने अपनी एज अ प्रोटेस्ट अपना ज्ञापन सबमिट किया है। अब सरकार से, एमपी से, इन लॉ मेकर से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आईडीबीआई बैंक जो भारत की लगातार कई दशकों से शान बन रहा है, उसने कई सारे इस तरह से अभूतपूर्व काम किया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। अब बारी है उसके साथ खड़ा रहने की। इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी एसोसिएशन का, उन सभी आईडीबीआई एम्प्लॉयज़ का दिल से सलाम करते हैं उनके एफर्ट्स को कि वो अपने आईडीबीआई बैंक को, अपने बैंक को जिसके साथ उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया है, उनके साथ काम किया है, उसकी नेचर को बदलाव करने के लिए जो सरकार का प्रयास है उसके विरोध में खड़े हैं, काम कर रहे हैं और अपने काम के साथ साथ यह विरोध दर्ज करा रहे हैं। नमस्कार है उन सभी एम्प्लॉयज़ को और लगातार आपके इस एफर्ट में, आपके इस विरोध में हम सब आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करें। फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज़ करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज़ करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।